हर इंसान के ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव ज़रूर आता है जो उसके पूरी ज़िंदगी अच्छी याद, मधुर याद बन के रह जाती है। आप उसे सोच के भी खुश हो जाते हैं, भले वो बात कितनी भी पुरानी हो, लेकिन लगता है कि जैसे वो कल की ही बात हो। ये चैप्टर हमारा एक था टी हाउस भी कुछ इसी तरह का ही है, जिसमें लेखक ने कुछ पल बिताए होते हैं और उसको वो सारे पल इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि उसको सोच के वो बहुत खुश हो जाता है। तो क्या है लेखक की कहानी, वो क्या बताना चाहते हैं इस लेख के माध्यम से, चलिए। तो ये है क्लास 8 से चैप्टर 11, एक था टी हाउस। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की रीडिंग और इसके व्याख्या। अगर आपको डायरेक्ट इस चैप्टर से प्रश्नोत्तर, सारांश, अभ्यास कार्य, शब्द अर्थ इत्यादि सिर्फ देखने हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में रीगल सिनेमा और गिलाड खादी ग्रामोद्योग के ठीक दाहिने कोने पर, दाहिने मतलब राइट कॉर्नर, संसद मार्ग के बाएं कोने पर मतलब लेफ्ट कॉर्नर, और जीवन भारती भवन के सामने बाईं दिशा के कभी, यानी आज से लगभग 6 दशक पहले, साहित्यकारों जो राइटर्स होते हैं, कलाकारों, आर्टिस्ट, बुद्धिजीवियों, इंटेलेक्चुअल, राजनेताओं मतलब जो लीडर्स होते हैं का एक अड्डा टी हाउस के नाम से हुआ करता था। आज वहाँ खादी ग्रामोद्योग भी है, रिगल है, स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट है, गिलाड है, मगर टी हाउस नहीं है। अगर कुछ है तो गवर्नमेंट्स के शोरूम, कपड़ों के शोरूम है। फिर भी टी हाउस लोगों के जहन में यादों की परतों में लिपटा हुआ अभी भी मौजूद है, उसी तरह चमकता हुआ, उसी तरह ठहाके लगाता हुआ, उसी तरह बहसता हुआ एक टी हाउस। ये टी हाउस एक ज़माने में कवियों, पोएट, साहित्यकारों, कलाकारों, संगीतकारों, पत्रकारों मतलब जो जर्नलिस्ट होते हैं, राजनेताओं मतलब लीडर्स, संगीतकारों मतलब जो म्यूज़िक वगैरह का काम करते हैं, इन लोगों का मक्का मदीना और काबा काशी रहा करता था। मतलब सबकी वहीं बैठकी हुआ करती थी, मीटिंग हुआ करती थी। ये अपनी बैठकबाजियों, साहित्य चर्चाओं और मेल मुलाकातों के साथ हंसी ठहाकों की एक जीवंत महफिल बना रहा करता था। जीवंत मतलब जो जीवित हो, मतलब हर वक्त वहाँ खुशियाँ हो, पॉजिटिविटी हो, उसको ही जीवंत कहते हैं। ज़रूरी नहीं था कि वहाँ कोई जाए और चाय कॉफ़ी ज़रूर पिए या कुछ खाए। मतलब वो ऐसी जगह थी कि ज़रूरी नहीं कि आप जाएंगे तो वहाँ कुछ आपको ऑर्डर करके कुछ खाना ही है। यहाँ ऐसे किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि जब मोहन, राकेश, राम किशोर द्विवेदी, रविंद्र कालिया, श्याम मोहन श्रीवास्तव के छत फाड़ ठा के समूचे टी हाउस को गुंजायमान कर दिया करते थे। मतलब छत फाड़ ठहाके मतलब ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा लगा के हंसने को ही छत फाड़ ठहाके कहा जा रहा है। गुंजायमान मतलब गूंज उठती थी और आसपास की मेज़ों पर बैठे हुए लोग चौंक जाया करते थे। तब मैनेजर किसी बैरे के हाथों चिट भिजवाकर थोड़ा शांत रहने का निवेदन अवश्य दिया करता था। निवेदन मतलब एक रिक्वेस्ट भेजा करता था कि थोड़े धीरे हंसें। टी हाउस को याद करना, दिल्ली में अपने शुरुआती जीवन में गाते गुनगुनाते, हंसते मचलते, उदास और खुश दिनों को याद करना है। हमारा कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिसकी शाम टी हाउस में न बीतती हो। चाहे 10 मिनट को ही जाएं, टी हाउस जाते ज़रूर थे। टी हाउस की यादों का ये सिलसिला सन 60 मतलब 60 की गर्मियों से शुरू हुआ। इन दिनों में अपने परम आत्मीय मित्र, प्रख्यात लेखक एवं छायाकार ब्रह्मदेव की सिफारिश पर दिल्ली प्रेस में नौकरी पा गया और सरिता में काम करने लगा। ये मैगज़ीन का नाम है। दफ्तर से छूटते ही हमारे कदम टी हाउस की तरफ बढ़ जाते थे। झंडे वालान से बस पकड़कर सीधे टी हाउस पहुंचना हमारा नित्य कर्म था। नित्य कर्म मतलब डेली रूटीन। उस समय दिल्ली परिवहन की बस लगभग 10 पैसे वसूलती थी। बहुत जल्दी होती तो तिपहिया पकड़ लेते थे। उसका किराया होता था मात्र 50-60 पैसे। पैसे, रुपए भी नहीं, पैसे। टी हाउस बहुतों के लिए सायंकालीन बैठकों का अड्डा था। सायंकालीन मतलब सेकेंड हाफ या शाम।
तो कुछ के लिए बाकायदा संपर्क स्थल, मतलब ये मुलाकात की जगह फिक्स थी, किसी से मिलना हो तो बस वहीं पहुंच जाओ। कविवर देवराज दिनेश अपने समस्त अतिथियों को टी हाउस बुला लिया करते थे। कवि सम्मेलनों के अधिकांश संयोजक दिनेश जी से टी हाउस आकर संपर्क कर लिया करते थे। दिनेश जी का पक्का अड्डा था टी हाउस। कभी कभी इनका डाक भी इसी पते पर आ जाती थी। कवि सम्मेलन से डाक मतलब पहले फ़ोन मोबाइल नहीं होते थे, तो लोग एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे, चिट्ठी लिखा करते थे, अपने नोट्स वगैरह वो लिख के भेजते थे एक दूसरे को, तो कई दिन लग के पहुंचता था, उसे डाक कहते थे। तो उसमें आप जहाँ का पता देंगे वो वहाँ पहुँचता था। अगर आप अपने स्कूल का पता दे दिए तो स्कूल पहुँच जाएगा, घर का पता दिएंगे तो घर पहुँच जाएगा, उसी को डाक कहते थे। कवि सम्मेलन से लौटते तो टी हाउस में हाजिरी अवश्य लगा जाया करते। कवि सम्मेलन में जाते तो रात की गाड़ी होने पर भी वो अपनी अटैची दिन में ही लाकर टी हाउस में रख देते और गाड़ी का समय होने पर स्टेशन के लिए निकल पड़ते। रमेश गौड़ छोटी छोटी साहित्यिक गोष्ठियों के माध्यम से छोटी छोटी साहित्यिक गोष्ठियों के माध्यम से साहित्य की दुनिया में प्रविष्ट हो चुके थे, मतलब फेमस हो चुके थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े साहित्यिक आयोजनों, मतलब कंसर्ट करते ना, साहित्यिक सम्मेलन, आंदोलनों से किसी न किसी रूप से जुड़ते रहते थे। लाल किला के कवि सम्मेलन दूरदर्शन के आयोजनों में अपनी पैठ बनाकर नव भारत टाइम्स के संपादकीय विभाग से, मतलब जहाँ से संपादन हुआ करता था, जहाँ से पब्लिश होती है चीज़ें, विभाग से जुड़ गए थे। संपर्क बनाने में माहिर थे और जाहिर तौर पर बड़ी विशाल मित्र मंडलीय के सदस्य थे। बड़ी विशाल मतलब बहुत बड़ी, मित्र मतलब दोस्तों की मंडली थी, उसके वो सदस्य थे। बहुत सारे लोग बड़ा ग्रुप बना लेते हैं ना, आजकल जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं बड़े बड़े, तो वैसे पहले दोस्तों के ग्रुप हुआ करते थे बड़े बड़े। मेरे उनके साथ बहुत आत्मीय संबंध थे, बहुत गहरे संबंध थे। टी हाउस में एक शाम की बात है, बिल्कुल अलग मेज पर रमेश गौड़ बहुत कुछ गर्वित और कुछ हताश उदास मुद्रा में बैठे थे। गर्वित मतलब जिस पे गर्व किया जाए, और हताश उदास मतलब उदास, हताश मतलब परेशान। उनके सामने की मेज़ पर चमकते पैक में एक मंझले आकार की डिबिया सी रखी थी। डिबिया इस अंदाज में रखा था कि आने वाला उसे एकदम देख ले और फिर पूछ भी ले तो क्या कहना। मैं भी पूछ बैठा, रमेश भाई इस डिबिया में क्या लाए हैं? बोले, अरे भाई शेर जंग, क्या बताऊं, एक विदेशी प्रशंसिका ने मेरे लिए इलेक्ट्रिक शेवर भिजवाया है। शेवर मतलब जिससे दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं। चलो ये तो खुशी की बात हुई, मगर इसकी ड्यूटी भरने में मेरे बहुत रुपए खर्च हो गए। शायद प्रशंसिका ने इशारतन दाढ़ी बनाने के लिए एक सुझाव स्वरूप ये शेवर भेजा था। मैंने सहानुभूति जताते हुए कहा, ये तो लेने के देने पड़ जाने जैसा मामला हुआ, मगर एक आइडिया है। वो क्या? रमेश ने प्रफुल्लित भाव से पूछा, खुश होकर। मैंने सुझाया, एक काम करो, जब तक चुकाई गई ड्यूटी की राशि वसूल न हो जाए, तुम इस शेवर से दूसरों की दाढ़ी बनाओ और पैसे वसूलो। जैसे कोई पत्र चिट्ठी भेजता था, तो अगर उसने अपने साइड से पे कर लिया तो रिसीवर जो है, जो रिसीव करता था, उसके पैसे नहीं लगते थे। लेकिन अगर उसने सिर्फ पोस्ट में डाल दिया कि ये चीज़ें यहाँ पहुँचा दो, तो सामने वाला जो रिसीव करता था ना, उसको उसका पेमेंट करना पड़ता था। जैसे पहले उसके टिकट्स आते थे कि अगर नॉर्मल चिट्ठी है तो शायद उस वक्त का जो भी प्राइस रेट रहा हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के टिकट में वो चीज़ें पहुंच जाती थी। और ये डिपेंड्स करती थी कि आपकी चिट्ठी आराम से पहुंचने वाली है या फिर आपने तार भेजा है जल्दी से भेजने वाले, तो उसके हिसाब से उसके रेट बदल जाते थे। इसी तरह से जैसे आजकल कुरियर सेवा है कि चीज़ें यहाँ से वहाँ आपकी पहुँच जाती हैं, तो प्रीपेड मतलब जिसने भेजा अगर वो पेड कर दिया तो सामने वाले को देना नहीं पड़ेगा। और पोस्टपेड मतलब अगर आपको, जैसे आपने कुछ भेजा, अगर आपने यहाँ से पेमेंट नहीं किया तो रिसीव करने वाला पेमेंट करेगा। तो उसी की बात हो रही, किसी विदेशी लड़की ने या प्रशंसिका ने उनको एक क्या किया था, दाढ़ी बनाने वाली चीज़ को भेज दिया था, तो उसको छुटाने में उनके जो पैसे लगे उसी का वो मजाक उड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सुनते ही रमेश पहले तो चौंके, फिर खिलखिलाते हुए हंस पड़े और गले लग गए।
वो ज़माना था कि आसपास दूर दराज के कस्बे शहरों के युवा लेखक और कविता प्रेम कवियों साहित्यकारों से मिलने सीधे टी हाउस पहुंच जाया करते थे। जैसे मान लीजिए आज के ये टिकटॉकर हैं या यूट्यूबर्स हैं, इनसे मिलने के लिए लोग परेशान रहते हैं ना, तो उस टाइम कवियों से साहित्यकारों से मिलने के लिए परेशान रहा करते थे, तो वो वहीं पहुंच जाया करते थे। कॉलेज विश्वविद्यालय का कोई कवि प्रेमी छात्र आता तो अपनी फोटोग्राफ बुक लेकर ही आता था। ऐसा ही एक शाम प्रदीप पंत भी कवियों के बीच बैठे थे और एक नवागंतुक मतलब नया आया हुआ युवक ने कवियों के ऑटोग्राफ लेना प्रारंभ कर दिए। प्रायः सभी कवि सम्मेलनी कवियों को ये युवक पहचानता था, मगर प्रदीप पंत से वाकिफ नहीं था। वो कवि सम्मेलनों में जाते भी नहीं थे। ज्यों-ज्यों गीतकार कवि ऑटोग्राफ दे रहे थे, प्रदीप की आतुरता बढ़ती जा रही थी। अंतिम तक आते आते प्रदीप पंत ने भी गुनगुनाना शुरू कर दिया। मैंने प्रदीप के मन का अंदाज़ा लगाया और उस युवक से कहा, अरे तुम प्रदीप पंत को नहीं जानते? बहुत अच्छे कवि और कथाकार हैं। कथाकार मतलब कहानी लिखने वाले। पहले इनसे ऑटोग्राफ लो, बाद में मैं दूंगा। युवक ने ऑटोग्राफ पुस्तिका प्रदीप की ओर बढ़ा दी। टी हाउस से जुड़ा एक यादगार किस्सा बहुत दिनों तक यार लोगों की जुबान पर चढ़ा रहा। नाट्य समीक्षक सुरेश अवस्थी उन दिनों केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नाट्य समीक्षक मतलब उसके जो ड्रामा वगैरह होता है उसके समीक्षा करने वाले सुरेश अवस्थी उन दिनों केंद्रीय मतलब सेंट्रल हिंदी निदेशालय के उप निदेशक थे, डायरेक्टर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री कालूलाल श्रीमाली को और श्रीमाली जी ने सुरेश अवस्थी को बोलचाल के शब्दों में एक हिंदी अंग्रेजी का जेबी कोश तैयार कराने का आदेश दिया था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री मतलब उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, वो एक हिंदी अंग्रेजी का जेबी कोश तैयार कराने का आदेश दिया, मतलब एक डिक्शनरी। और रविंद्र कालिया अवस्थी जी के अधीनस्थ थे, मतलब उनके अंडर काम करते थे और कोश निर्माण में अपना योगदान करते थे। कोश निर्माण मतलब वोकैब को बनाने में योगदान करते थे, कंट्रीब्यूशन करते थे। अवस्थी जी निदेशालय से मंत्रालय और मंत्रालय से निदेशालय भाग दौड़ में लगे रहते थे और शाम को दफ्तर बंद होने के समय निदेशालय आकर सहयोगियों को मतलब जो असिस्टेंट हुआ करते थे उनको इकट्ठा कर लेते थे। कथाकार ख्वाजा बदिउज़्ज़मा, नूर नबी अब्बासी और हरि बाबू वरिष्ठ सहित कालिया और मैं भी मजबूरन रुक जाया करते थे। हमारा वो समय टी हाउस जाने का होता था। एक दिन हम दोनों ने चलने का संकेत किया तो डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने कह दिया, इस काम को आप लोग जल्दी जल्दी निपटा दीजिए, ये मेरे करियर का सवाल है। फिर क्या था, बात चल निकली। हम लोग किंचित विलंब से टी हाउस पहुँचे। किंचित मतलब थोड़ा सा, विलंब मतलब लेट से टी हाउस पहुँचे तो मित्रों ने कारण पूछा, वजह पूछा, रीज़न। बेसाख्ता दोनों के मुंह से निकल पड़ा, सुरेश अवस्थी का कैरियर बना रहे थे। खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। इसके बाद कोश छपकर तैयार हो गया। अवस्थी जी का कैरियर भी बन गया। वो संगीत नाटक अकादमी के सचिव नियुक्त हो गए। रविंद्र कालिया मौका पाकर धर्मयुग के संपादकीय विभाग में चले गए। ये धर्मयुग एक मैगजीन या पेपर का नाम होगा। इस प्रकरण को याद करके लोग टी हाउस में लंबे अरसे तक ठहाके लगाते रहे। वास्तव में टी हाउस की यादों की परतें इतनी सघन हैं, मतलब इतनी घनी, इतनी ज़्यादा हैं कि एक याद समेटते हैं तो दूसरी उभर आती है। यादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। वास्तविकता तो ये है कि टी हाउस हम लोगों के लिए लगभग दूसरा घर था। दफ्तर से छूटकर जाने पर बैठ के जमाने का अड्डा था। दोस्त मुलाकातियों से भेंट करने की जगह थी। गपशप करने, दुख दर्द बांटने, दिल बहलाने की स्थली थी। टी हाउस हमारा ड्राइंग रूम भी था और ड्राइंग हॉल भी था। नागार्जुन दिल्ली आते तो टी हाउस के सामने की रेलिंग पर खड़े ज़रूर नज़र आते। देवी शंकर अवस्थी, अजीत कुमार, विश्वनाथ त्रिपाठी, नित्यानंद तिवारी कनॉट प्लेस आते तो टी हाउस में ज़रूर कुछ क्षण बिताते, मतलब कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करते। विष्णु चंद्र शर्मा के साथ त्रिलोचन जी से पहली भेंट यहाँ हुई थी। ये सारे नाम हैं, पहले इतने बड़े बड़े और इतने भारी भरकम से नाम हुआ करते थे। कभी कभी श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय,
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग शुक्ल भी टी हाउस में ताक झांक कर जाया करते थे। डोसा, पराठे, चाय कॉफ़ी पीते, चोंचे लड़ाते, धमा चौकड़ी मचाते और आखिरी बस जाने के कुछ समय पहले तक वहीं अड्डा जमाए रखते हैं। इसके बाद भी भोजन करना होता तो रीलंग बिल्डिंग के पिछवाड़े बने रौनक के ढाबे में तंदूरी रोटी दाल खाने पहुंच जाते। हर शाम ये टी हाउस के दिलदारों का आखिरी पड़ाव होता था। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाया करते थे। डॉक्टर शेरजंग गर्ग। तो बच्चों, आपके लाइफ में भी कोई ऐसे पल बीते हैं जो आपको याद करके बहुत अच्छा फील होता है, तो आप कमेंट्स में शेयर करिएगा। बच्चों, आपको इस चैप्टर से, इस पार्ट से, एक था टी हाउस से, सिर्फ पार्ट का सारांश, प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ और अभ्यास कार्य देखने हैं तो स्क्रीन पे दिए गए इस वीडियो को जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो बस ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।